हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बचेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का सेकंड हाफ। इसका पहला हाफ हमने पढ़ लिया था और फर्स्ट हाफ में हमने अध्ययन किया था बचेंद्री पाल के लेखक परिचय के बारे में, किस तरह से एवरेस्ट की उन्होंने चढ़ाई शुरू की, क्या क्या गतिरोध, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आई और प्रारंभिक चुनौतियों के साथ उन्होंने जो अपनी यात्रा का प्रारंभ किया, उस यात्रा के प्रारंभ के समय उनके उस प्रवास के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए कहाँ तक की यात्रा उन्होंने प्राप्त कर ली थी या पूरी कर ली थी। तो इन्होंने बताया था कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात जो लगातार अनियंत्रित रूप से, अव्यवस्थित रूप से कंटिन्यूसली जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, वो हमारे पर्वतारोहियों को और हमारे कुलियों को निसंदेह प्रतिदिन स्पर्श करता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की चढ़ाई सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे किया जाता है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस प्रकार से बांधा जाए और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों को, हमारे टेक्निकल कार्यों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक डॉक्टर मीनू मेहता ने जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। मेरे साथ रीता, गोम्बू और हम साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसके माध्यम से हम अपने पल पल की खबर नीचे बेस कैंप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी कि कैंप 1 जो हम लोगों ने बनाया, वहां तक उन सभी आरोहियों में से हम 2 महिलाएं थी जो सबसे पहले कैंप 1 तक पहुंची थी। अंगदौर जी, लोपसांग, गगन बिस्सा, ये 3 अन्य व्यक्ति अंततः साउथ कोल पहुंच गए। 29 अप्रैल को हम लोगों ने 7,900 मीटर पर कैंप 4 लगाया। यह बहुत संतोषजनक प्रगति हमारे लिए थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी तो तेनजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मेरे उनसे मुलाकात का क्षण आया, तो मैंने अपना परिचय कहकर दिया कि हे श्रीमान, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, नई नई सीखने वाली हूँ, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग मेरी बात पर हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। लेकिन फिर हाथ मेरे कंधे पर रख कर के उन्होंने स्पेशली कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हारी बातों से स्पष्ट है कि तुम्हें तो शायद पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 का दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मैं लोहितसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में मौजूद थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग, तशारिंग, ये सब मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत ऊंचाइयों वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में थी। रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई एक चीज़ मुझे कुचलती हुई बहुत तेज गति के साथ मेरे शरीर से चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। ये क्या हो गया था? ऐसा क्या दर्दनाक हादसा था?
एक लंबा बर्फ का पिंड, एक गोला हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहित से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। उसका विशाल हिमपुंज बन गया। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से आते हुए हमारे कैंप को बिल्कुल तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्यजनक था कि किसी व्यक्ति को हादसे में नुकसान नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी, जो कि बर्फ को काटने के काम आती है, स्विस छुरी एक स्पेशल चाकू होता है, नाइफ होता है, जो कि बर्फ को काटने के काम में लिया जाता है, उसकी सहायता से हमारे तंबू, हमारे टेंट का रास्ता साफ करने में सफल हुए। तुरंत ही अत्यंत तेजी के साथ बचाव कार्य करने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो सीधा अर्थ मृत्यु का था। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने चारों तरफ मेरे कड़े बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाल करके मेरी जान बचाने में वो सफल हो गए। सुबह तक सुरक्षा दल भी आ गए थे। 16 मई प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा कुली के टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे उसके ही द्वारा बनाए गए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे इस प्रकार के साहसिक कार्य के कारण हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने एक बार फिर हमारी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त तालमेल वाला साहसिक कार्य था। सभी 9 अन्य पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर के देखने लगे और कहा, क्या तुम भयभीत थी? उसने जवाब दिया, हाँ भयभीत जरूर थी। क्या तुम वास्तव में वापस लौटना चाहोगी? तो इस पर बचेंद्री पाल कहती हैं कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू की। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे गगन बिस्सा मेरे पास आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा। उस समय की, जय और मीनू, ये तीनों अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उन्हीं व्यक्तियों के साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बोझ था, बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की सहायता करने के लिए अपने थर्मस को जूस से भरा। दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए एक बार फिर नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप क्षेत्र से मैं बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई की और जय अभी थोड़े से पीछे ही थे। मुझे देखकर की जो है वो जेनेवा स्पर की ठीक चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक, सम्मान पूर्वक चाय वगैरह पी। मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और वो आगे नीचे उतरी तो मैंने की को देखा। वह मुझे देख करके हक्का बक्का रह गया। और इसका मतलब है कि की को जब ये मालूम हुआ कि वो मुझसे मिलने के लिए वापस चढ़ाई से नीचे उतर करके आई है, तो वास्तव में वो आश्चर्यचकित रहा। उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम, इतना कष्ट क्यों उठाया? मैंने उसे बहुत दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह ही एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने अपने उनके द्वारा लाए गए उस पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट और ऊपर वापस नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा थी, मजबूत आराम का इंतज़ाम था, वहाँ पर लौट आए। साउथ कोल उस समय पृथ्वी पर सबसे अधिक सुरक्षित जगह के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा अन्य
जगहों से शायद थोड़ा कम था। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे अपने ही टेंट से निकलकर आगे बढ़ने लगी। अंगदौर जी बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था और आसपास दूसरा और कोई नहीं था। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई चढ़ने वाला था। यह प्रश्न आ सकता है कि अंगदौर जी ने बचेंद्री पाल के साथ बिना ऑक्सीजन के पहली बार चढ़ाई की, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल वापस आना था या फिर अपने प्रयास को बीच में ही छोड़ देना था। केवल 2 ही उपाय उसके पास थे। वह तुरंत ही अपनी चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी पर पहुंचना, चोटी से वापस साउथ कोल में वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए, मृत्यु तक की बात आ सकती है, लौट कर आने का जोखिम था। मुझे इस पर फिर भी अंगदौर जी पर पूरा विश्वास था। साथ ही साथ आरोहण यानी चढ़ने की क्षमता। आरोहण का मतलब होता है चढ़ने की क्षमता या वो कैपेबिलिटी। कर्मठता के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। दिन ऊपर चढ़ाना मतलब सूर्योदय हो चुका था। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में चढ़ने वाला जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, जो पहनावा मेरा था, उसमें काफ़ी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए गए। मुझे भी उनके साथ चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई चुनौती अभी तक मालूम नहीं हो पा रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ करके उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा क्या वास्तव में मैं थक चुकी हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगाया, लेकिन यदि हम इसी स्पीड से चलते रहे तो शायद शिखर तक हम दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर तिरंगे को लहराते हुए दिखाया जा रहा है कि ये शिखर कैंप पर पहुंच चुके हैं। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था। अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे कोऑर्डिनेशन और तालमेल के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब बहुत आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कि दृश्यता बिल्कुल शून्य हो गई थी। दिखाई देना बिल्कुल कम हो गया था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद ही अब कोई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा और नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार मन में आया, इसकी सफलता बहुत नजदीक है
और 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर हम एवरेस्ट की चोटी पर खड़े थे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं भारत की प्रथम महिला बन चुकी थी। एवरेस्ट शंकु के समान, इस कंडीशन में शंकु के समान था, जो कि इस स्थिति पर खड़े रहने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने पहला प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माता के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा आदि बाहर निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको वहीं बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े। अपने रज्जू नेता जो रस्सी के सहारे हमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, अंगदौर जी के प्रति आदर भाव के साथ झुकी और जिन्होंने लगातार मुझे प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरित करते रहे और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरे कानों में फुसफुसाया और कहा कि दीदी, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर वहाँ आए। उन्होंने फ़ोन लेने शुरू किए, फ़ोटो लेने। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर नाज है, अब तुम ऐसे संसार में वहाँ से वापस लौटोगी जो कि तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल अलग होगा। लोग तुम्हें भारत की पहली पर्वतारोही महिला बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद पाठ में से ही गद्यांश दिए हुए हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए, जैसा कि गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। मीनू मेहता ने क्या क्या जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको जानकारी दी कि किस प्रकार से लट्ठों रस्सियों का प्रयोग किया जाएगा, आड़ी तिरछी दीवारों पर किस प्रकार से प्रयोग करते हुए अस्थायी पुल बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई जा सकती है और किस प्रकार से बर्फ को काट करके रास्ता बनाया जा सकता है, आगे किस प्रकार की परिस्थितियां मिलेगी, ये तमाम बातें मीनू मेहता ने की। तीसरा दिन किस लिए निश्चित था? तीसरा दिन आगे बढ़ने के लिए निश्चित था। हम कैंप 3 तक पहुंचने वाले थे। अभियान की जानकारी कैंप तक किस प्रकार पहुंच रही थी, वॉकी टॉकी के जरिए बार बार जो भी चुनौतियां वहां मिल रही थी वो अपने बेस कैंप तक इस प्रकार की जानकारी दे रहे थे। लेखिका के साथ कौन कौन थे? की, जय, मीनू, लाटू, अंगदौर जी। कर्नल खुल्लर क्यों पर खुश हुए? कर्नल खुल्लर उनकी सफलता पर प्रसन्न हुए कि जो कार्य बर्फ में दबने के बाद उन सभी व्यक्तियों ने तालमेल के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ किया, उस पर वो बहुत प्रसन्न हुए और आखिरी के क्षण में जब उन्होंने बातचीत की तब भी उनको बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। लेखिका को सागर माता नाम क्यों अच्छा लगा? ये कुछ प्रश्न एनसीईआरटी की तरफ से भी लिए हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सागर माता नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माता का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट की संसार की सबसे ऊंची चोटी। ऊपर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण समुद्र हमारे मस्तक पर विराजमान हो गया हो। एक बार फिर इसी प्रकार का प्रश्न दोबारा पूछा गया। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या क्या जानकारी दी? एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के द्वारा जो भी टेक्निकली कार्य किए गए उनकी संपूर्ण जानकारी देना। हिमपात किस तरह का होता है कि बर्फ के खंडों का, बर्फ की सिल्लियों का, बर्फ के लगातार अव्यवस्थित और अनियंत्रित रूप से जो गिरता है, उस ग्लेशियर के पिघलने पर
जो बर्फ में हलचल मचती है उसी को हिमपात कहा। बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है, धरातल में दरार आने की संभावना होती है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाना, इसको यहाँ पर किस तरह से अभिव्यक्त करना है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ़ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती है, धरातल पर दरार यानी क्रैक्स आने लगते हैं। यही दरारें हिमविदर में बदल जाती है जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसका ख्याल मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि अभियान दल को अपने अभियान के दौरान हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा खुम्बु हिमपात थी। लेखिका को इस बाधा का पता अग्रिम दल का नेतृत्व करने वाले प्रेमचंद जी से सबसे पहले पड़ा। तो इस प्रकार से बचेंद्री पाल जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें हमने प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा की और किस प्रकार से जो जो चुनौतियां उनको पूरे समय के दौरान मिलती रही, उन चुनौतियों को, उन बाधाओं को संघर्ष और अपनी प्रेरणा शक्ति के माध्यम से बचेंद्री पाल ने पूरा किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बचेंद्री पाल और उनके द्वारा लिखे गए आत्मकथा को बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ा। आगे फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।